हल्ला बोल, आदमी 100 हल्ला बोल, आदमी 150 हल्ला बोल। तुम्हारे से दुखी हो गई तो हमने पार्टियां बनाई परिवर्तन के। कांग्रेस एक सांपनाथ एक नागनाथ, चोर चोर मोसेरे भाई कि सिलेंडर लूं और कांग्रेस का इलाज करूं, सिलेंडर भी ले जाऊं इलाज भी कर दूं। मुझे पता है कि आपकी भुजाएं फड़क रही है, आप कुछ बताएं, लेकिन मैं चाहता हूं हर कार्यक्रम हमारा शांतिपूर्ण तरीके से हो, लोकतांत्रिक तरीके से हो और हमें मंजिल मिले। हमारे लोगों ने लड़ाई नहीं लड़ी, नेता बड़े बड़े हुए थे इस राजस्थान के अंदर, बड़े बड़े उनके नाम थे। कोई 3 जिलों का नेता था, कोई 4 जिलों का था, धौलपुर से बाड़मेर और गंगानगर से लेकर डूंगरपुर तक अगर किसानों को संगठित करके एक पार्टी बना के नई दिशा देके और 25 साल अगर जिसने जवानी समर्पित की इस कौम को और किसान को, वो सिर्फ नागौर का ही सांसद है जिसने संतरी बन के मंत्री पद छोड़ के संतरी बन के आपकी सेवा करने का प्रण लिया। और भाइयों, कोई भी व्यक्ति आया कभी उसको ये नहीं कहा कि आपका काम नहीं होगा, काम चाहे दिल्ली का हो जयपुर का हो, हमेशा हनुमान बेनीवाल के घर के दरवाजे 36 कौम के लिए खुले हैं। मैंने तो आप ट्राइबल बिल पे देखते हो, आदिवासी भाइयों के भी लिए मैं बोलता रहता हूं लोकसभा में, हर जाति के लिए बोलता हूं। मैंने ये भी कहा था कि आर्थिक आधार पे ब्राह्मण बनिया और दूसरे समाजों को आर्थिक आधार पे आरक्षण मिलना चाहिए। अगर कोई गरीब है वो पढ़ने में और वो पीछे, तो उसको आर्थिक स्थिति को देखते हुए उसको आरक्षण का हक मिलना चाहिए। हमने किसी का आरक्षण का विरोध नहीं किया, कई लोगों ने हमारे आरक्षण का विरोध किया, लेकिन हमने किसी का आरक्षण का विरोध नहीं किया। हमने सही को सही और गलत को गलत बताया। यह नहीं देखा कि अपराध करने वाले की जाति क्या है। कई बार ऐसा होता है कि मेरे ही समाज के लोग अपराध करते हैं और किसी एसआई पीड़ित को दुख देते हैं तो हनुमान बेनीवाल अपने समाज के लोगों के खिलाफ सड़क पर बैठता है और उनको भी सलाखों के पीछे डलवाता है। ये आप अच्छी तरह से इस बात को जानते हैं। मैं उस व्यक्ति के साथ हूं जो पीड़ित है, एसआई है, शोषित है, और इसीलिए पार्टी बनाई। अगर मैं धनाढ्य लोगों के साथ हो जाऊंगा तो फिर कांग्रेस, बीजेपी और आरएलपी में अंतर क्या रह जाएगा। भाइयों, भारतीय जनता पार्टी को राजस्थान की याद आई। 3-4 महीने से हल्ला बोल, आदमी 100 हल्ला बोल, आदमी 150 हल्ला बोल, परिवर्तन। अरे किस चीज का परिवर्तन? तुम्हारे से दुखी हो गई तो हमने पार्टियां बनाई परिवर्तन के। कांग्रेस एक सांपनाथ एक नागनाथ, चोर चोर मोसेरे भाई, कांग्रेस भाजपा और गहलोत ने तो साफ कहा कि वसुंधरा ने मेरी सरकार बचाई। इससे ज्यादा क्या सबूत हो सकता है? चीफ मिनिस्टर कह रहा है और ये जांचें कराते एक दूसरे की। आज देखिए, बजरी को लेके राजस्थान का आम आदमी परेशान है। पीएमजीएस, प्रधानमंत्री आवास योजना है, उसका घर भी अगर आप बनाओगे बजरी चाहिए, बजरी नहीं मिलेगी। किसी किसान ने अपने खेत में से रेत खोद ली और अपना काम चला रहा है, 25,000 की पेनल्टी कर दो, 1.25 लाख की पेनल्टी कर दो, 3 लाख की ट्रक की कर दो, 5 लाख की ये कर दो। मेरे भाइयों, अगर रेत पे ही 5-5 लाख की पेनल्टी होगी तो कैसे राजस्थान हरा भरा होगा? ये वही बजरी माफिया है जो वसुंधरा को अपनी जेब में रखता था, अब अशोक गहलोत और इनके बेटे को अपनी जेब में रखता है बजरी माफिया। ये कहता घूमता दिल्ली के अंदर कि दोनों टिकट मेरी जेब में, मैं कांग्रेस का लूं या भाजपा का। लेकिन बजरी माफिया का पाला इस बार आरएलपी से पड़ा है। इसको ठीक कर देंगे, आधा ठीक तो कर दिया, पूरा ठीक करेंगे। बजरी की न्यूनतम दर 50 रुपए, 60 रुपए, अभी 500-600 रुपए प्रति टन के हिसाब से ले रहे हैं। और ओवरलोड के नाम पे किस तरह गुंडागर्दी ये बजरी माफिया कर रहा है, इसको मैं विश्वास दिलाता हूं कि शीघ्र ही इसी महीने के अंदर, जो जून और मई का महीना है, 10 से बड़े प्रदर्शन और बड़ी रैलियां राजस्थान के अंदर करेंगे। हमारे मुद्दे वही होंगे, टोल मुक्त करो राजस्थान को, कम से कम स्टेट तो टोल मुक्त करो। गहलोत जी, आप कह रहे हो कि मैं रात कैंप लगा रहा हूं, तो रात में तो फिर टोल भी आता है, स्टेट हाईवे टोल फ्री कर दो। रात में तो पेट्रोल डीजल भी आता है, आपका टैक्स तो कम कर दो। दिल्ली वाले जाने, उनका कर्म जाने, वो भुगतेंगे, आप करो ना, क्यों नहीं कर रहे हो? खाली सिलेंडर की बात करके, फोटो लगा के, उसे कांग्रेस कार्यकर्ता के रूप में अगर आप कोई मदद कर रहे हो तो मदद नहीं मानेगा। वो भी इंतजार ही कर रहा है कि सिलेंडर लूं
और कांग्रेस का इलाज करूं, सिलेंडर भी ले जाऊं, इलाज भी कर दूं, पानी पीऊं और पानी पी के इसी इलाज करूं, क्योंकि 4.5 साल इन्होंने आपका इलाज किया था। भाइयों, आज नौजवानों की जरूरत से आप देखिए, कोई भी भर्ती हो पेपर पहले ही बाहर आ जाता है। अब तो भरोसा उठ गया राजस्थान का। आरपीएससी लुटेरों के हवाले हैं। सचिन पायलट प्रयास कर रहे हैं। मैंने कहा उनको कल, मैंने कहा पायलट साहब, आप खाली गहलोत के वसुंधरा के उस भ्रष्टाचार की बात ही क्यों कर रहे हो? आप अभी अशोक गहलोत में तो भ्रष्टाचार हो रहा है, शांति धारीवाल, दूसरे जो 1 दर्जन महेश जोशी, इतने मंत्री है, आप इनके खिलाफ भी तो करो। अभी जो लोग बैठे हैं, आप किसान की बात भी करो, हनुमानगढ़ में किसान बैठे हैं, उनकी चिंता भी करो। खाली वसुंधरा और उसकी बात करना, आप ये भी बात करो कि अगर मेरी बातें नहीं मानी गई तो मैं नई पार्टी बनाऊंगा। पार्टी बनाने में बड़ा जोर आता है। मैं नहीं बनाई पार्टी, बड़े बड़े नेता थे, गंगा जल लिया था हाथ में कि वसुंधरा को हराएंगे, वसुंधरा के साथ नहीं जाएंगे, छोड़ गए मुझे रात को, खाना खा लिया वसुंधरा के साथ जाके राजस्थान का। सब लोगों को देखा है, इसलिए भरोसा उठ गया ज्यादातर लोगों से। और जो सामने है दिखता वो है नहीं, और जो नहीं दिखता वो है। वो चीजें हमने देखी। काजल की कोठरी में रहते हुए हनुमान बेनीवाल ने नौजवानों को एक लड़ने का एक दिशा दी। यही विधानसभा थी, यही लोकसभा थी। मैं जब गया चुन के, उससे पहले कितने लोग लोकसभा टीवी देखते थे बताओ मुझे? मैं ही हूं जिसने लोकसभा के अंदर इस राजस्थान का सम्मान बढ़ाया और प्रत्येक व्यक्ति की, जवान की, किसान की, भ्रष्टाचारियों की, अपराधियों की पोल खोली और रीट का एग्जाम रद्द कराया। आरपीएससी, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, कर्मचारी चयन आयोग, सारे पेपर आउट। पेपर आउट होने के बाद एसओजी गिरफ्तारियां करती है, वो एक जगह पहुंचती है, लेकिन जो मुख्य आरोपी है वो पकड़े नहीं जाते। वो तो छोड़ना पड़ेगा ना, नहीं तो सरकार संकट में आ जाएगी। तो गहलोत जी मुख्य आरोपियों को बचा लेते हैं, क्योंकि मुख्य आरोपी उनके इर्द गिर्द के लोग हैं। वो ये चाहते हैं कि मुख्यमंत्री रेजिडेंस, मुख्यमंत्री ऑफिस, सीएम के जो ओएसडी है, उनकी कोचिंग इंस्टीट्यूट के अंदर पार्टनरशिप देवाराम की, दूसरे लोगों की। ये सारी बातें जग जाहिर है, लेकिन कार्रवाई कौन करेगा? ये सीबीआई को देंगे नहीं और अमित शाह कार्रवाई करेंगे नहीं। वो तो ये चाहते हैं कि गहलोत का चेहरा रहे तो बीजेपी अपने आप आ जाएगी। दिल्ली वालों की सोच है। पिस कौन रहा है? जनता पीस रही है। अभी डॉक्टर्स की हड़ताल आपने देखी होगी। अगर सरकार को मांग ही माननी थी तो डॉक्टरों को इतने समय परेशान क्यों किया? पहले ही दिन मांग मान लेते। कितने लोग उस हड़ताल की वजह से मौतें हो गई, कितने लोग तकलीफ के अंदर थे, दुख में थे। उन परिवारों का क्या होगा जिन्होंने सरकार की हर धर्मता की वजह से उन्होंने अपने परिवार खो दिए। ये जब कोरोना आया था, मोदी का भाषण सुना मैंने। मोदी जी कह रहे थे हिंदुस्तान में कोरोना नहीं आएगा, ऐसे कह रहा था। तो हमने सोचा क्या पता इसकी कहीं बात हो गई होगी। फिर कोरोना आया, हम सब गृह मंत्री से लेके कोरोना पॉजिटिव हुए। जब सेकंड लेयर आई, ऑक्सीजन के अभाव के अंदर नौजवानों ने दम तोड़ दिया। न रेमडेसिविर इंजेक्शन था, न वेंटिलेटर थे, न आईसीयू में वार्ड थे, न बेड थे और न कोई दवाई थी। गहलोत मोदी पर आरोप लगा रहे थे और बीजेपी वाले कह रहे थे कि गहलोत फेल है। घर तो हमारे उजड़ रहे थे, उनको चिंता करने की आवश्यकता थी।